नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 79 हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। हर दिन की भांति आज भी आपके लिए हम 5 सवाल लेकर के आए हैं। पहला सवाल है इंडियन इकोनॉमी पर, वो भी रोज़ की भांति। सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिफिसिट विदाउट क्रिएटिंग लायबिलिटी। हमको रेवेन्यू डिफिसिट को कम करना है। ये क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे आमदनी में से खर्चा कम कर देंगे तो आ जाएगा ना, समझ गए? या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, खर्चा ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे खर्चे में से हमने आमदनी को कम कर दिया, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। खर्चा 100 रुपया, आमदनी 80 रुपया, तो कितना आ गया? 20 रुपया मेरा आ गया रेवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, तो मेरे को ये कम करना है, इसको ज़ीरो कर देना है। कैसे होगा? वो भी बिना किसी लायबिलिटी को क्रिएट किए। अगर आरबीआई पैसे को प्रिंट करता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है। आपने अगर नोट देखा होगा, देखा ही होगा, तो नोट के बीच में क्या लिखा रहता है? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा रहता है ना, और नीचे गवर्नर का साइन रहता है। ये लायबिलिटी होती है, ये नोट छापने का कीमत है वो। ठीक है, तो प्रिंटिंग मोर मनी क्रिएट लायबिलिटी ऑन द आरबीआई, क्रिएट लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। दैट्स वाई पहला गलत हो गया। अगर वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, चाहे वो ब्याज की दर कम ही क्यों ना हो, लोन लायबिलिटी ही तो होती है, तो दूसरा गलत हो गया। आपने सन्नाटा कर दिया एक सी और डी को, ए सी और डी खत्म हो गया ना। क्या आंसर बचा? 3 और 4। डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या? नहीं, जो जनता है वो टैक्स पे करेगी। अगर हम लोग सब्सिडी को कम कर देंगे तो कोई लायबिलिटी पैदा होगी क्या? नहीं, समझ गए? डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और यहाँ खर्चा कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? जो डिफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो 3 और 4 दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ये आपकी नॉलेज का एप्लीकेशन है। साधारण सवाल नहीं पूछेगा वहाँ पे यूपीएससी में अब कि व्हाट इज रेवेन्यू डिफिसिट, फार्मूला बता दिया आपने, आंसर आ गया। नहीं, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा कि फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक है ना? चलो, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, स्टरलाइजेशन क्या होता है? अब देखो ध्यान से, ये भारत देश है। भारत देश अच्छे से ग्रो करेगा, यहाँ पर ढेर सारी एफडीआई आती है। ठीक है, एफडीआई आती है डॉलर के फॉर्म में। ठीक है, अब तुम सोचो, भारत में जो एफडीआई आ रहा है तो हमारे यहाँ डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, तो डॉलर के कम, और पता है ना आपको कि जब किसी चीज़ का सप्लाई बढ़ता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है ना। ससुराल में रोज़ रोज़ जाएंगे तो वैल्यू वही रहेगी क्या? नहीं। तो डॉलर का सप्लाई बढ़ने से डॉलर की वैल्यू गिरेगी इंडियन मार्केट में, रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मीन्स रुपी विल अप्रिशिएट। इफ रुपी अप्रिशिएट तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कॉस्टली, एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन, एक्सपोर्ट विल डिक्लाइन। ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये बिगड़ जाएगा ना, समझ गए? तो करता क्या है, जो एक्स्ट्रा डॉलर हमारे यहाँ आ रहा है उस एक्स्ट्रा डॉलर को आरबीआई खरीद लेता है, मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। इट इज ऑपरेशन बाय आरबीआई टू न्यूट्रलाइज अफेक्ट ऑफ एक्सेस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। आपका पहला जो है वो करेक्ट है, समझ गए? तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, समझ गए, और क्यों करते हैं आप ये भी समझ गए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कम्युनल अवार्ड के बारे में। ये कम्युनल अवार्ड 1932 में अनाउंस किया गया था। कह रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट वेर इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिख क्रिश्चियन डिप्रेस्ड क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम। सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो 1919 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है ना?
कम्युनल अवार्ड के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास के लिए अनाउंस किया गया था। तो आपका पहला सन्नाटा है। ठीक है, कांग्रेस ने इस अवार्ड को न ही रिजेक्ट किया न ही एक्सेप्ट किया, तो सेकंड गलत हो गया। गांधी जी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ। अच्छा, पहला दूसरा काट दो ना यहाँ पे, सीधे पहला दूसरा काट दिया, मेरा आंसर पहले ही आ गया बिना थर्ड देखे। थर्ड करेक्ट है, मतलब गांधी जी ने उपवास किया दलित कम्युनिटी को रियलाइज़ कराने के लिए, ठीक है ना, कि इस प्रपोजल के साथ समस्याएं क्या है। गांधी जी को लग रहा था ना कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा तो वो हिंदू धर्म से कट जाएंगे, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। ये जो थिंकिंग थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जब आपका जॉइंट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया तो दलित केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए। जो सीटें रिजर्व करी गई थी दलित के लिए, उसमें जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने अपने लॉयल दलित लोगों को खड़ा कर दिया एक कठपुतली की तरह। ठीक है ना, तो रूल चला अपर कास्ट के लोगों का ही। कहाँ पर? वो सीटें जो रिजर्व थीं दलितों के लिए, वहाँ पर भी आज भी यही होता है। और आज तो जो वुमेन हैं उनके लिए भी होता है कि जो सीटें वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं वहाँ पर जो पुरुष होते हैं, हस्बैंड होते हैं, अपनी महिलाओं को खड़ा कर देते हैं चुनाव में, है ना, और रूल करते हैं वही लोग, पुरुष ही, महिलाओं के नाम पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, वो जो दलित उनके लिए भी होता है और जो फीमेल वुमेन उनके लिए भी होता है। तो आपका जो थर्ड है वो करेक्ट है। अगला सवाल है, मिडिएवल इंडिया में आपको इवेंट को क्रोनोलॉजिकली सजाना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पहला डच कंपनी का फाउंडेशन हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ। ठीक है, तो आप साल समझो। सबसे पहले बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, ये हुआ 1565 में, ये हुआ 1565 में। जो पहला डच कंपनी है वो बना 1605 में। शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1628 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? तालीकोटा का युद्ध। उसके बाद क्या हुआ? पहला डच कंपनी का फाउंडेशन। उसके बाद क्या हुआ? शाहजहां का एक्सेशन। तो 3, 2, 1 जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब सवाल पूछेगा कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा है वो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, अगला सवाल है पंचायत के बारे में। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स ऑफ पंचायत। पंचायत के सभी मेंबर, ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। करेक्ट है। विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी लोग हैं वो सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है? नहीं, वो होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, चेयरपर्सन जो होता है विलेज लेवल का, वो उस मैनर में इलेक्ट किया जाएगा जिस मैनर में स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा। तो डायरेक्टली होगा कोई जरूरी नहीं है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। चेयरपर्सन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, तो आपका थर्ड सही है। तो 1 and 3 डी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन। ठीक है, ये सारा जो प्रोविजन है वो दिया गया है आपको आर्टिकल 243 क्लाउज सी, जो संविधान का है पंचायती राज वाला, उसमें। ओके, तो ये बातें हो गई हमारे पंचायत की। ये थे हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।